हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में मैं अजीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत सुपर 50 एमसीक्यूज लेकर के पर डे आपके सामने डेली करंट अफेयर्स शो लेकर के आता है, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने वाले, बिहार एसआई की तैयारी करने वाले, यानी वनडे से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे अगर करंट अफेयर्स के अंतर्गत कोई सा भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप यह टारगेट लेकर के चलते हैं कि 100% करंट अफेयर्स आप सही करोगे, तो आपके लिए मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे यह डेली करंट अफेयर्स का शो है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष यह है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना प्रतिशत कम कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है 9%, बी ऑप्शन है 8.7%, सी 9.5% और डी ऑप्शन 10.2%। आपके पास 5 सेकंड का समय है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े होंगे, 5, 7, 10 सेकंड में आपके पास समय होता है। आप अपने आंसर का चूज करें, आंसर को लॉक करें, उसके बाद मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा विथ आंसर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, दोस्तों ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िए। 2021 सेशन के लिए भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहेगा। दोस्तों, आपने सही उत्तर चूज किया, डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन कहता है 10.2%। इसका अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत यह है कि 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फोरकास्टिंग फॉर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 11.8% से घटाकर 10%, 10.2% कर दिया है। दोस्तों, ये डिक्रीज, अब आपके मन में यह सहसा प्रश्न आएगा कि 11.8% से डिक्रीज करके 10.2% क्यों किया है। तो यह निश्चित रूप से आप समझ चुके हैं, कोविड-19 के प्रकोप के कारण भारत में सेकेंड वेव की प्रचंडता के कारण इस प्रतिशत को घटाया गया है, क्योंकि भारत कोविड महामारी से निपटने में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है और संघर्ष के दरमियान पूरे वैश्विक समुदाय को इसका मदद भी मिल रहा है। ऐसा करने के बाद इस फंड में तर्क दिया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेकर एक ठोस सरकारी रणनीति की कमी उन्होंने भारत में वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के पूर्वानुमान के प्रतिशत में कम करने के लिए उनको प्रेरित किया है। इसी के विषय में मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, यानी जो भी हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो समस्याएं आ रही है, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत के पास कोई एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसी के चलते विकास यानी जीडीपी को 11.8% से डिक्रीज करके घटा करके 10.2% कर दिया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो सिर्फ देख करके स्किप कर रहे हैं, पूरा वीडियो एंड तक नहीं देख रहे हैं, तो आप अपने आदत को सुधारिए, पूरा वीडियो एंड तक देखने का प्रयास कीजिए। जब तक पूरा नहीं आप देखेंगे, आपका जो स्कोर लाइन है 100% आप जो अचीव करना चाहते हो करंट अफेयर्स में, वो शायद आप नहीं कर पाओगे। अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नया चैनल है, पूरा डेडिकेशन के साथ आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपको अपने गोल को अचीव करने में निश्चित रूप से एक सहयोगी की भूमिका यह चैनल आपके साथ निभाएगा। अगला जो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल
10 लाख। ध्यान पूर्वक आप देखेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है किस राज्य सरकार ने? ए ऑप्शन आपका है गुजरात की राज्य सरकार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। एक इसमें से सही आंसर है। 5-10 सेकेंड आपको समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें। बाद में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और साथ ही साथ प्रश्न का विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या वनडे का एग्जामिनेशन या एसआई का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, सब में महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। आंसर आपके सामने है, आपने ठीक पहचाना, आपका ए ऑप्शन सही है, यानी गुजरात ने यह एम्बिशन बनाया हुआ है। गुजरात सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष अर्थात 21 और 22 के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा, दोस्तों आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग अपने नागरिकों को स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, बहुत शर्म की बात है। राज्य सरकार देर से ही सही भारत सरकार के साथ मिल करके और स्वस्थ जल प्रदान करने का कार्य कर रही है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इस दौरान राज्य सरकार ने 22 और 23 तक गुजरात के हर घर जल योजना किस राज्य सरकार की है? यह भी वीवीआई है तो ये गुजरात का है, यह भी आप याद रखोगे। मेरा उद्देश्य होता है एक प्रश्न के साथ 5 क्वेश्चंस मैं आपका तैयार करा दूं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको साथ साथ डिस्कस करते चलता हूं। और साथ ही साथ यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत 2024 तक हर एक गांव प्रत्येक घर में नल के जल की उपलब्धता करवानी जरूरी है। मोस्ट वीवीआई है, कब तक करवानी जरूरी है? 2024 तक। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो राज्य सरकार के साथ मिल करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल किस राज्य यानी किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? कार्यवाहक हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ए ऑप्शन कहता है मद्रास, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता और डी ऑप्शन दिल्ली। दोस्तों मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि जो लोग भी करंट अफेयर्स के प्रति रुचि रखते हैं, पढ़ने के प्रति रुचि रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, वे लोग आंसर तत्काल लॉक कर चुके होंगे और आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग भी सी ऑप्शन को करेक्ट चूज किए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, उनका आंसर राइट है। इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों न्यायमूर्ति राजेश बिंदल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप देख रहे हो कि कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसको कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा जाता है, आप मुख्य कार्यवाहक के तौर पे है। रेगुलर न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त हुए हैं, कार्यवाहक नियुक्त हुए। वे मुख्य न्यायाधीश थोथासिल भास्करन नायर राधाकृष्णन के बाद यह पद ग्रहण करेंगे जो 29 अप्रैल 2021 को क्या हुए हैं? सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी भास्करन नायर राधाकृष्णन पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के और उनके जगह पे राजेश बिंदल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कलकत्ता उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जिन्हें पूर्व में बंगाल और हरियाणा उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के तौर पर भी काम किया था। यह उनका अचीवमेंट है और यह भी आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। जो लोग भी पीएससी की एग्जामिनेशन देते हैं या वनडे के एग्जामिनेशन देते हैं, सबके लिए बराबर इम्पोर्टेंट है। और आगे अगला जो आपके लिए करंट अफेयर्स का है
वह यह है कि दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है। दोस्तों, ऑक्सीजन प्लांट आयात करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि कोविड महामारी अनियंत्रित होती चली जा रही है। प्रत्येक दिन 3,86,000 मरीज जो है ना नए जुड़ते जा रहे हैं, कोविड पेशेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराने लगी हैं और ऑक्सीजन की बेतहाशा किल्लत महसूस की जाने लगी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स आयात कर रही है। कहां से कर रही है? ए ऑप्शन है यूएई से, बी ऑप्शन है सिंगापुर से, सी ऑप्शन है फ्रांस से और डी ऑप्शन है यूके से। दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपने आंसर को लॉक करें, अपने आंसर को 5 सेकंड में इसको चूज करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस आंसर को दे पाएंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है और अभी दिल्ली सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। आप निश्चित रूप से सही प्रश्न यानी सी ऑप्शन आपने सही किया है और आंसर आपका क्या होगा? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ दिल्ली सरकार यह समझौता किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की कि राज्य 1 महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिसमें 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से है और पहले भी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए संसाधन मुहैया कराया था, लेकिन वर्तमान में दिल्ली सरकार सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके चलते दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और ठीक से कार्य नहीं करने, कोविड पेशेंट के लिए सही सुविधाओं का उपलब्ध न कराने के लिए उसको फटकार लगाई गई और साथ ही साथ इन रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित किया जाएगा, जिससे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की संकट को कमी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के मार्गदर्शन आईएएस आया है, पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को है? ठीक है, यह चूंकि देखो अभी ये देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान में कोई भी परीक्षा नहीं हो पा रही है, सभी परीक्षाएं स्थगित है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह प्रश्न तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इस समय कोई परीक्षा अगर होगी, खुदा ना खास्ता, तो यह प्रश्न आपका निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं इस प्रश्न को शामिल किया हूं, क्योंकि देखो चरण भी पूछ लिया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में कितने चरण में वोटिंग हुई है, कितने चरण में, ठीक है ना। और दूसरा पूछा जा सकता है कितने माने किस दिन इसका डिसीजन होगा कि कौन सी सरकार बन रही है, यानी मतगणना किस दिन होगी, ठीक है ना। तो दोनों का आपको याद रखना है। मतगणना 2 मई को होगी, ठीक है। और कितने चरण में? तो 8 चरण में आप याद रखोगे। 8 चरण में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए हैं। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न आपसे जुड़े होते हैं। अंतिम चरण कब था? ए ऑप्शन का आता है 28 अप्रैल, बी 29 अप्रैल, सी 30 अप्रैल और डी 8 मई। दोस्तों 5 सेकंड में आप जल्दी से आंसर को लॉक करो। मैं जल्द आपको आंसर आपके साथ बताऊंगा। निश्चित रूप से आपने सही आंसर का चयन किया। आपका आंसर बी है, यानी 29 अप्रैल को निश्चित रूप से अंतिम चरण का चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 8वें चरण का चुनाव 29 अप्रैल को हुआ, जो कि आखिरी चरण का मतदान था। और अंतिम चरण के मतदान में 35 विधानसभा के क्षेत्र का चुनाव हुआ और निश्चित रूप से नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए जाएंगे। और वेस्ट बंगाल विधानसभा के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और ममता बनर्जी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके दल का नाम टीएमसी है, यानी बीजेपी वर्सेस टीएमसी है मुकाबला।
और टीएमसी, ठीक है ना। इस तरीके से इससे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थे इस प्रश्न से रिलेटेड मैं सभी डिस्कस कर चुका हूं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पूरा विश्व इससे मर्माहत है, पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है, लेकिन इसके पूर्व अनुमान लगाने के लिए किस राष्ट्र ने पहल की है और वह पहल कौन सा पहल है सुपर कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में। तो ए ऑप्शन आपका क्या कहता है, यूएस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन ब्रिटेन यानी यूके और डी ऑप्शन चीन। आपके सामने 5 से 10 सेकंड का समय है, आप जल्द से जल्द आंसर अपना लॉक कीजिए, आंसर का चुनाव कीजिए। मैं जल्द आपको बताऊंगा सही उत्तर क्या है। मुझे लगता है कि आपने सही आंसर पहचान चुके हैं। निश्चित रूप से आपका ऑप्शन सी सही है। जो लोग भी हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं वे जरूर इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। यूके यानी ऑप्शन सी आपका, जो लोग भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उनका आंसर सही है। दोस्तों, आप सीरीज यानी आपका यह 15 से 20 मिनट का जो मेरा करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स का शो होता है, आपने कितने प्रश्न सही किए आप कमेंट के द्वारा मुझे सूचित भी कर सकते हैं, अपना असेसमेंट खुद कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर मार्गदर्शन गाइडेंस का जरूरत हो तैयारी से संबंध में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मार्गदर्शन नाम से आप चूज करेंगे तो आप निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, या मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम ने मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर निर्माण करने का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने भी अक्सर मौसम में काफी तीव्र बदलाव देखने को मिलते हैं, जहां वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मौसम में आए तीव्र बदलाव के कारण लोगों के जीवन कई बार काफी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यानी जो दिनचर्या है, जो क्लाइमेट चेंज से प्रभाव जो हो रहा है विश्व के ऊपर, वह उससे ब्रिटेन भी अछूता नहीं है। और इसी क्लाइमेट चेंज के अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की जरूरत है, और इसी सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार का मौसम विज्ञान कार्यालय और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट मिल करके यह सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, चीन ने के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है। ध्यान पूर्वक देखें, पहला यह फर्स्ट मार्स रोवर का नाम क्या है। ए ऑप्शन आपका कहता है सियांग, बी ऑप्शन झुरोंग, सी ऑप्शन झिंग और डी ऑप्शन हुओजिंग। आप निश्चित रूप से 5 सेकंड में आप अपने आंसर को चूज करें। मैं आंसर को विश्लेषण के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने सही उत्तर चूज किया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, झुरोंग। ठीक है ना, झुरोंग यानी ऑप्शन बी। जो लोग भी चूज किए थे वे लोग जो है ना राइट है, ठीक है ना, वे लोग सही है। और साथ साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद शेयर करता हूँ, उसके अंतर्गत 24 अप्रैल 2021 को सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पारंपरिक अग्नि देवता पर चीन ने अपने पहले मार्स रोवर झुरोंग को झुरोंग का नाम दिया है। यानी यह आपके लिए मोस्ट VVI है, इसको जरूर से जरूर आप याद रखोगे। वर्तमान में रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानवेन-1 याद रखना, जिसे 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, जीवन के साक्ष्यों की खोज, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, के लिए मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ डेडिकेशन के साथ जुड़ते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस उद्देश्य से, तो जीवन के साक्ष्य को खोजना इसका उद्देश्य है। और चीन की यह मंगल जांच प्रोब महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने
और चंद्रमा पर मानव को उतारने की उसकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजना का ही एक हिस्सा है। यानी यह चाइना गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसके तहत आपको जीवन के साक्ष्य की खोज के लिए मंगल मिशन की भेजा गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? झुरोंग। ठीक है ना, चीनी भाषा का यह शब्द है। आप देखोगे तो यह चाइनीज भाषा का यह शब्द है झुरोंग, नाम याद रखोगे। अगला जो प्रश्न आपके लिए है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेल से संबंधित है। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन जीता? ए ऑप्शन आपका कहता है रोजर फेडरर, बी कहता है स्टेफानोस टिपनिनास, और सी ऑप्शन कहता है राफेल नाडाल, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको 5 से 10 सेकंड में अपने आंसर को चूज करना है। ध्यान पूर्वक पढ़िए, बार्सिलोना ओपन, और आपको पकड़ने के लिए क्ले कोर्ट, 2 कोर्ट जैसे क्ले कोर्ट का बादशाह आपको किसको कहा जाता है? आपको नाडाल को कहा जाता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। क्ले कोर्ट का बादशाह और ग्रास कोर्ट का बादशाह किसको कहा जाता है? आपको रोजर फेडरर को कहा जाता है। यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है। यानी किसी भी प्रश्न को अगर टेनिस से संबंधित है तो आप किस तरीके से आप आंसर को चूज कर सकते हो अगर आपको वह प्रश्न नहीं पता है। आपने ठीक ही समझा। क्ले कोर्ट का बादशाह कौन? राफेल नाडाल। तो जीतेगा कौन? बार्सिलोना ओपन कौन जीतेगा? राफेल नाडाल। यानी सी ऑप्शन जिन लोगों ने भी चूज किया था उनका आंसर 100% सही है। राफेल नाडाल ने 68 बार्सिलोना ओपन बैंको सेडाबेल टूर्नामेंट के फाइनल में स्टेफानोस टिपनिस को 6-4, 6-7 और 7-5 से हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया। और साथ ही साथ क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ ही राफेल नाडाल ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब और 2021 का अपना पहला खिताब अपने नाम किया। और साथ ही साथ यह मैच 3 घंटा 38 मिनट तक चला और एटीपी 2021 का सबसे लंबा मैच बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह याद होगा तो लंबे लंबे समय तक यानी बहुत काफी मेहनत के द्वारा इनके द्वारा आप देखोगे कि टेनिस के इतिहास में बहुत लंबे लंबे मैच खेलने का इनका अनुभव है। और जब भी आप देखोगे कि नाडाल और फेडरर कोई भी मैच अगर होता है तो वह देखने योग्य मैच होता है, बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय मैच होता है। ठीक है ना। और यह जो है इन्होंने 3 घंटा 38 मिनट समय लेते हुए यह जीता। और इसी के साथ इन्होंने यह कहा कि यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। नाडाल का यह अंतिम समय में जब जीत के बाद यह उनके मन का उद्गार था। दोस्तों, राफेल नाडाल यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जो लोग भी सी ऑप्शन सही किए थे उनके लिए यह सही है। अगला जो आपके लिए प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं जल्दी यानी 15 से 20 मिनट में कोशिश करता हूं कि आपका 50 से ज्यादा मैं क्वेश्चंस आपको मैं करा दूं, और जो कि प्रत्येक दिन सफलतापूर्वक मैं आपके साथ करा भी रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पुरुष हॉकी टीम, सी ऑप्शन है अमेरिका के पुरुष हॉकी टीम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप 5 से 10 सेकेंड आपके पास समय है। आप निश्चित रूप से सही आंसर जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप एक करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ करके अपने स्टडी को नया डायमेंशन दे रहे हैं। दोस्तों, आपने सही ही पहचाना। ऑप्शन जो लोग भी ऑप्शन सी को आपको चूज किए हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी अमेरिका पुरुष हॉकी टीम में हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है, जो कि पूर्व में भारतीय टीम के कोचिंग कर चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह अमेरिकी पुरुष टीम के नए कोच बने हुए हैं। भारत का आपको यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, इंडिया का राष्ट्रीय खेल अगर कोई है तो आप हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, और यही जो है ना पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। यह सब देखो, मैं एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत बताने का प्रयास करता हूँ। इसी के अंतर्गत आपको अगर पूछ दिया जाए कि
राष्ट्रीय खेल भारत का कौन सा है? तो निश्चित रूप से हॉकी है। अगला इंफॉर्मेशन, हरेंद्र को 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और साथ ही साथ 2017 से 18 तक भारतीय सीनियर टीम के भी कोच रह चुके हैं और इसके अलावा वह भारतीय महिला टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। यह उनके कैरियर की उपलब्धि है और इन्हीं उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने अपने पुरुष हॉकी टीम का प्रधान कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है, सीआरपी शौर्य दिवस। मैं आप लोगों के साथ लगातार इस बात को बोलता रहा हूँ, स्टैटिक जीके का मैं प्रत्येक दिन एक दो प्रश्न आपके करंट अफेयर्स शो में, डेली करंट अफेयर्स शो में शामिल करता हूं। उसमें आज का यह प्रश्न है, सीआरपी शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न, ए ऑप्शन कह रहा है 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 9 मार्च और डी 3 जुलाई। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आंसर को चूज करें, 5 सेकंड का आपके पास समय है। मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने सही उत्तर चूज किया है, आपका सी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन आपका क्या है? 9 अप्रैल को। और एक्स्ट्रा जानकारी के यानी इससे संबंधित अन्य इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो हर साल 9 अप्रैल को पूरे भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ 2021 में 56 सीआरपी शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। 2021 में 56 यानी कौन सा? तो आपका एक प्रश्न यहाँ से निकल के आ जाएगा, कौन सा? तो 56, ठीक है ना। इस तरीके से अगला इंफॉर्मेशन है, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी जो 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था, पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और इसी के साथ लड़ाई के दौरान सीआरपी के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी और इन्हीं बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को मनाया जाता है। अब यहाँ पे कई प्रश्न, 4-5 प्रश्न जो है ना, निश्चित रूप से आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है? तो इन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। कितने सैनिक यहाँ पे किस दिन को लड़ाई हुई थी? तो 9 अप्रैल 1965 को हुई थी, इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ आज का जो सेशन है, डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वह आज का यहाँ पे समाप्त होता है और फिर मैं कल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो सुपर 50 के अंतर्गत हुआ, सुपर 50 MCQs के अंतर्गत मैं लेकर के आऊँगा। आपको हमारे साथ यानी मार्गदर्शन IAS बाई अजीत सिंह चैनल को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं उनको जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चाहे आप UPSC का एग्जामिनेशन देते हो या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन देते हो या बिहार SI का एग्जामिनेशन दे रहे हो या RRB का एग्जामिनेशन है यानी SSC का एग्जामिनेशन, कोई सा भी वनडे एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो या आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन पूरे तन्मयता के साथ और सीरियसली पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ दे रहे हो तो आपको मार्गदर्शन IAS बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित है, जरूरी है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं यहाँ पे फ्री की क्लासेस पूरी तरीके से मुफ्त में लेकर के आ रहा हूँ लगातार, और साथ ही साथ मेंस की भी क्लासेस आपकी मैं लेकर के आऊँगा और साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर को भी यहाँ पे मैं फ्री में कराऊंगा। और से ज़्यादा सबसे बड़ी बात है, करेंट अफेयर्स डेली आपके लिए यहाँ पे करेंट अफेयर्स शो के अंतर्गत आपको मिल रहा है वर्तमान में। इसीलिए जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल मार्गदर्शन IAS बाई अजीत सिंह के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, किसी भी कारणवश वे तत्काल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।